नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सारांश क्लासेस पर। उम्मीद है कि आपका ये जो हमारा जो श्रृंखला चली है उस पर आप पूरी तरीके से फोकस हो रहे होंगे, पूरा ध्यान लगा रखा होगा आपने इसमें, और आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर रूप से सुचारू चल रही होगी, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। आज का जो हमारी क्लास रहेगी, हमने कल जो बात की थी वो हमने बात की थी संयोजन अभिक्रिया की और वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको आज संपन्न करने का प्रयास करते हैं। देखें आज हम क्या बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हम हमारे जो अगला टॉपिक रहेगा वो है अभिक्रिया, है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। एक अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम देखें कि क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से पहले हम थोड़ा सा एक और बात को समझ लेते हैं। एक होता है हमारा सक्रियता सारणी। सक्रियता सारणी, ये सक्रियता सारणी क्या होती है? हम विस्थापन अभिक्रिया से पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं या क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी? सक्रियता सारणी से हमें क्या जानकारी मिल जाती है कि हमें जो भी तत्व होंगे, जो भी धातुएं होती हैं, उनकी क्रियाशीलता की जानकारी हमें इस सारणी से प्राप्त हो जाती है और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सारणी में, इस सारणी में कौन सा तत्व कम क्रियाशील है और कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है। इसी की बात में हम देखेंगे सक्रियता सारणी किसे कहते हैं। तो सक्रियता सारणी वह सारणी होती है जिसमें तत्वों को या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। क्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ऐसी जो सारणी होगी, ऐसी सारणी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता सारणी कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं इसके लिए हमने बात भी की थी, एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। आप क्या हो सकता है वो कि हम लिख सकते हैं कान्हा ने कार मांगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Zn जिंक, जसोदा, Fe फेरस, आयरन, Pp कान्हा ने कार मांगी जसोदा फिर भी है से हाइड्रोजन, क्रूर या क्रोधित, उसके बाद आ जाएगा Hg, Ag और Au। ये जो क्रम है ये धातुओं की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है और इस अवरोही क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। तो इस सारणी में जो ये हमारी सारणी है इसमें हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये जो क्रम होगा, ये क्रम कौन सा क्रम होता है? अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम के आधार पर इसको व्यवस्थित किया जाता है। इसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। इसी के आधार पर हम ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया समझने का प्रयास करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सक्रिय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होगा विस्थापन अभिक्रिया में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ऐसी जो हमारी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका यदि उदाहरण देखें कि विस्थापन अभिक्रिया का क्या उदाहरण होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा CuSO4।
कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है CuSO4। जब इस कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया जब हम किसके साथ करवाते हैं, आयरन के साथ, लोहे के साथ करवाते हैं, ये आपका आयरन है, इसके साथ जब होगी तो इस सारणी में देखें हम, ये जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है Cu से, तो क्या होगा, Cu इसके द्वारा विस्थापित हो जाएगा, या Fe जो होगा इस Cu को क्या कर देगा, यहां से विस्थापित कर देगा, और जो आपकी फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeSO4 फेरस सल्फेट, SO4 प्लस में कॉपर वहां से विलयन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है आपका फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर, Fe के द्वारा Cu को विस्थापित कर दिया गया, और ये जो अभिक्रिया बनी, इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, वो उदाहरण क्या हो सकता है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट की क्रिया जब Zn जिंक के साथ करवाई जाती है, तब भी आप देखें Zn क्या है इस सारणी में, Zn अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, इसलिए क्या होगा कि Zn के द्वारा इस Cu को क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों ही अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, या कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन के बाद हम बात करते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में यदि हम बात करें कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगर हम देखें, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों के जो आयन हैं उन आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि जो आयन होते हैं उन आयनों का क्या हो जाता है, उन आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका यदि हम एक उदाहरण समझें तो क्या होगा, यहां पर हम समझ सकते हैं कि AgNO3 ये आपका क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। इस सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, NaCl के साथ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब सोडियम क्लोराइड के साथ होगी, तो इसमें क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ये आपका सोडियम एक धातु है, ये सिल्वर आपकी एक धातु है, तो क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। यहां पर अगर हम इसको आयनों में विभक्त करें तो ये Ag होगा और ये NO3 होगा, ये Ag प्लस होगा, ये NO3 होगा। इसी प्रकार ये भी आपका क्या होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो ये क्या बनेंगे, अब यहां पर क्या होगा कि इनके आयनों का आदान, प्लस है वो प्लस के द्वारा आ जाएगा, NO3 है वो इस Cl के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक। तो हम यहां पर यदि हम देखें तो क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि इस Na के द्वारा Cl को, Ag को विस्थापित कर दिया जाएगा, Ag के जगह पर Na आ जाएगा, और Na की जगह पर Ag और Ag की जगह पर है, और जो उत्पाद बन जाएगा वो बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस में AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो हमारी अभिक्रिया होगी इसको द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि सोडियम सल्फेट Na2SO4
सोडियम सल्फेट है। इस सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ होती है, जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट की क्रिया BaCl2 के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ होती है, तो आपका उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। अब यहां से अगर हम देखें तो Ba, इस बेरियम के स्थान पर तो सोडियम आ जाएगा और सोडियम के स्थान पर कौन आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा, और जो आपका उत्पाद बनेगा फाइनल वो क्या बनेगा, NaCl प्लस में BaSO4, ये आपका बेरियम सल्फेट है। क्या बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट है, ये आपका क्या है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बेरियम क्लोराइड के स्थान पर क्या बन गया आपका, यहां पर सोडियम आ गया, सोडियम के स्थान पर बेरियम और बेरियम के स्थान पर सोडियम आ गया। आयनों का परस्पर क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया और सोडियम क्लोराइड और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हुआ है इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया तो ये है। लेकिन एक बात और हम समझने का प्रयास करते हैं, ये जो आपका बेरियम सल्फाइड है ये आपका ठोस अवस्था में रहता है, ये आपका AQ जलीय विलयन फॉर्म में है, ये भी आपका AQ के रूप में है, ये भी आपका AQ के रूप में है। लेकिन जो BaSO4 है ये आपका सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ये ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है, ये जो उत्पाद ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, और जिस भी पात्र में ये अभिक्रिया होती है उस पात्र के जो तली है, उसका जो पैंदा है, उसमें जाकर ये एकत्रित हो जाता है, उसमें ये जाकर इकट्ठा हो जाता है, उसमें बैठ जाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट हमारा बना है ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, और साथ ही साथ ये पात्र के पैंदे में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया भी कहलाती है, एक अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण बात हो सकती है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे का भी एक प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ठोस अवस्था में प्राप्त होता है और पात्र के पैंदे में क्या हो जाता है, बैठ जाता है, अविलेय अवस्था में प्राप्त होता है, घुलता नहीं है और पात्र के पैंदे में इकट्ठा हो जाए, ऐसी अभिक्रिया क्या अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप इसका ये दे सकते हो कि सोडियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, और यहां पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यह अभिक्रिया हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो हमने विस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया समझी। अब बात करते हैं हम कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और किसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। हम बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी का ही एक नाम उपचयन अभिक्रिया भी है। इसी का ही एक नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सी प्लस करण में इस अर्थात इसका मतलब करण जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सा मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में तो क्या हो, वृद्धि हो, और हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका यदि हम उदाहरण देखें, क्या क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो। तो इसका उदाहरण क्या देख सकते हैं, हमारा सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg में भी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार सल्फर प्लस में ऑक्सीजन,
क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों ही अभिक्रिया किसके उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम इसको कहते हैं। हो सकता है कि हाइड्रोजन में क्या हो जाए, हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की कमी के लिए यदि एक उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या होगा कि यहां से H2O जल का अणु बन जाएगा और साथ में जो सल्फर है वो यहां से हट जाएगा, या हम कहें कि सल्फर में से हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई, सल्फर का अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, सल्फर में से हाइड्रोजन की कमी हो गई। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। बात यह है कि ऑक्सीकरण की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब इसी का ही दूसरी अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो दूसरी अभिक्रिया है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या हो सकती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो, कमी हो, ऑक्सीजन तो निकलती हो और हाइड्रोजन की क्या होती हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक इसके विपरीत है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। एक उदाहरण के द्वारा यदि हम समझें तो जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था MgO, इस MgO में से क्या होगा, Mg अलग हो जाएगा और इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। और एक और अभिक्रिया ले तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से भी कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। दूसरी क्या बात की, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। एक मैंने आपको समीकरण करवाई थी जब हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में देख रहे थे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब हम बात कर रहे थे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने बताया था, एक उदाहरण देखा था कि जब एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन निकरण का मतलब उसमें क्या जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका अगर हम उदाहरण लिखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, एथीन है। ये क्या है, आपका एथीन है। इसकी क्रिया या जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। यहां से ये जो डबल बॉन्ड है, जैसे ही दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगी, यहां से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो एथीन है, इस एथीन से क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। एथीन से क्या बन जाएगी, एथीन बन जाए, एथीन से एथेन बन जाएगा। ये क्या है, आपका एथीन है। ये क्या बनेगा, आपका एथेन बन जाएगा। ये एथेन बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी आपका कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हमारा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया की। एक आती है इन दोनों से ही मिलती जुलती अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है वो, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम देखें कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आप ये मत समझना कि ये तो जल्दी जल्दी बातें चल रही हैं, हमारे समझ में कम आई। इससे पहले जो हमारी और दूसरी वीडियो आई थी, दूसरी जो हमने क्लास ली थी, उस क्लास में हमने इनको डिटेल रूप से पढ़ लिया था। एक एक दो इक्वेशन रोज हम करवाते थे। अब हम इस चैप्टर का पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, रिवीजन हमारा ये चल रहा है। तो हम पहले सुंदर ढंग से हमने उसको चीजों को बिल्कुल आराम से हमने पढ़ लिया था, अब रिवीजन के रूप में चल रहे हैं।
लेकिन फिर भी रिवीजन के रूप में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना तेजी से नहीं चल रहे हैं, आसानी से उनको बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया की, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों अभिक्रियाएं अगर हमें साथ साथ चलती दिखाई दें, दोनों अभिक्रियाएं एक ही रिएक्शन में होती हुई दिखाई दे, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझें, तो उदाहरण क्या होगा इसका, ZnO जिंक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया जब कार्बन के साथ होती है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ होती है तो क्या होगा, यहां से Zn से ऑक्सीजन निकल जाएगी और वो किसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। तो यहां से ZnO से क्या बन गया, Zn बन गया, अर्थात ऑक्सीजन की जिंक से क्या हो रही है, जिंक से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जिंक से ऑक्सीजन की कमी अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन में कमी कौन सी अभिक्रिया में होती है, अपचयन अभिक्रिया में होती है। जबकि कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होना कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण, या दूसरा नाम इसका उपचयन अभिक्रिया। तो क्या इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि उपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ चलते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो आपका क्या बनता है, तब आपका बनता है Cu प्लस में H2O। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं कि CuO से Cu, कॉपर ऑक्साइड में से भी ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी है, अपचयन। और यहां से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें भी ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद हम बात करते हैं, एक अभिक्रिया हमारी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद हम बात करते हैं, एक अभिक्रिया आती है हमारी, कौन सी अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद के साथ साथ क्या भी हमें प्राप्त होगा, ऊष्मा भी यदि प्राप्त होती है तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जब हम कार्बन को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो कोयले को जलाने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या भी प्राप्त होती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उसका अगर हम उदाहरण लिखें तो हम लिख सकते हैं, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है। ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण, प्राकृतिक गैस मेथेन है। ये मेथेन की क्रिया भी जब ऑक्सीजन के साथ होती है,
सीएनजी का ये घटक है, ये किसका घटक है? सीएनजी का घटक है। तो मेथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में जल बनेगा और साथ में ऊष्मा प्राप्त होने होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण है शोषण। शोषण जो होता है, ये शोषण भी आपका कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण के दौरान भी हमें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। हमने देखा था कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका जब विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, साथ में जल प्राप्त होता है और प्लस में ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो शोषण भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी? शोषण भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी? शोषण भी आपका जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? शोषण भी आपका कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एक जो साग सब्जियां होती हैं, उन साग सब्जियों का विघटन होना, उनसे विघटन होना और उनसे जो कंपोस्ट हमें प्राप्त होता है, उनसे जो कंपोस्ट बनता है, वो अभिक्रिया भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी में क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाए, ऊष्मा को ग्रहण किया जाए, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, अवशोषित की जाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका यदि उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो सकता है नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन ऊष्मा ग्रहण की और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमारी कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया का क्या क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी। एक और हो सकता है जो हमने पहले भी देखा था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको भी हम जब गर्म करते हैं उसको ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया भी हमारी क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद हमारे पास आता है संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं? इसके बाद ये हमारा एक चैप्टर संपन्न हो जाएगा। क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी और शोषी के बाद संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो संक्षारण क्या होगा हमारा? संक्षारण किसे कहा जाएगा? संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण होता है कि वह प्रक्रिया या धातुएं क्या करती हैं? अपने आसपास के वातावरण से नमी, अम्ल, क्षार आदि के संपर्क में आकर उनके ऊपर की जो परत है वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, क्षरित होने लगती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना इसी का ही उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। और क्या हो सकता है? चांदी का काला होना, चांदी का काला होना भी इसी का ही उदाहरण है। और एक होता है आपका जो कॉपर है, जो तांबा है, कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना, हरे रंग की परत का चढ़ जाना, वो भी आपका क्या है? कौन सी क्या होगी? वो भी आपका क्या होगा? संक्षारण होगा। इसी संक्षारण से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। एक तो धातुओं पर या लोहे की वस्तुओं पर हम क्या लगा देते हैं, या धातुओं पर हम पेंट कर सकते हैं, और ग्रीस लगाकर, ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, वो लगाकर हम इसके उपाय, उससे हम क्या कर सकते हैं? बचा जा सकता है। बचाव का एक तरीका हो सकता है, एक मिश्र धातुओं के द्वारा हम बच सकते हैं। मिश्र धातु, जब दो या दो से धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, जो इसे मिश्र धातु कहते हैं, उस मिश्र धातु के द्वारा भी हम
संक्षारण से बचा जा सकता है। और एक यश लेपन की क्रिया, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया मैंने बताई थी। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जब धातु या लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या यश लेपन की प्रक्रिया हम कहते हैं। तो इससे भी हम संक्षारण से बचा जा सकता है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है आपका, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जैसे कि विकृति उत्पन्न होना, और गंधिता का मतलब उसकी गंध में। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या हो गया, विकृत गंधिता से मतलब यहां पर है कि विकृत गंधिता का मतलब है कि जब हम तेल युक्त या वसा युक्त जो सामग्रियां होती हैं उनको लंबे समय तक रखते हैं तो उनके गंध और स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बात विकृत गंधिता में दरअसल ये होती है कि तेलीय युक्त जो सामग्रियां होती हैं, वसा युक्त जो सामग्रियां होती हैं, उनमें क्या हो जाता है कि लंबे समय तक जब रखते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयित हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी वजह से ऑक्सीकरण से बचने के लिए किसी भी जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनका क्या न हो सके, ऑक्सीकरण ना हो सके। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर संख्या फर्स्ट है कक्षा 10 के लिए, एनसीईआरटी कक्षा 10 का पहला जो चैप्टर है उसका हमने पहले अलग अलग सारे बातें, सारे सेगमेंट अलग से देखे थे। और अब इन दो जो हमारी वीडियो है, दो हमारी जो क्लास हुई, इन दो क्लास में हमने इसका पूरा रिवीजन करवा दिया। अब यहां से किसी भी क्वेश्चन के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, इसके लिए जल्द ही मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, उसको भी लेकर आऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 8-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसमें से भी आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता दी जाएंगी कि भी इन जो क्वेश्चन इन पर ज्यादा फोकस करना, इनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। तो यहां से फिर हमारा ये जो पहला चैप्टर है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नजर आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या किसी टॉपिक को दोबारा करवाना है, या किसी दूसरे प्रकार की भी यदि कोई आपको कमी लग रही है कि सर ये होना चाहिए या थोड़ा ये अगर हम कर देते तो हमारे लिए और बेहतर हो सकता है, तो वो बातें भी आप कमेंट में जरूर लिखें। एकमात्र हमारी बात करने का, एकमात्र हमारे बातचीत करने का जो जरिया है वो कमेंट सेक्शन ही है। कमेंट कीजिए ताकि हमें पता लग सके, और कमेंट जरूर कीजिए। कुछ पुराने बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जो 10वीं में हुए हैं, वो जरूर कमेंट करें। उनकी उपस्थिति दर्ज करने का एकमात्र यही एक जरिया होता है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता लग सके कि कौन कौन बच्चे इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं, कौन कौन से बच्चे इस चैप्टर के बारे में सीख रहे हैं। तो कमेंट भी आप जरूर करें, उसकी भी आवश्यकता होती है ताकि हमारा भी कुछ उत्साह बढ़ जाए, हमारी भी कुछ बातें हो जाएं। तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा सब्सक्राइब, जो बच्चे नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब भी थोड़ा सा कर लीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। बाकी आगे भी हम इसी प्रकार से हमारी कक्षाएं निरंतर रूप से जारी रहेंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।